प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज के सारांश का अध्ययन करेंगे। सारांश कम समय में पूरे अध्याय को स्मृति में लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। सारांश से हम पूरे अध्याय के मुख्य तत्वों और कथानक जानकारी को हम समाहित कर सकते हैं, संकलित कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में हम आज लखनवी अंदाज के सारांश का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज समय बदल चुका है, लेकिन अभी भी दिखावे की प्रवृत्ति हमारे समाज से दूर नहीं हो पाई है। समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है उच्च वर्ग, दूसरा है मध्यम और तीसरा है निम्न वर्ग। लेकिन सबसे कठिन स्थिति में मध्यम वर्गीय है, क्योंकि हमेशा उच्च वर्गीय जैसा बनना चाहता है और हमेशा डरता रहता है कि कहीं उसकी स्थिति निम्न वर्गीय जैसा न हो जाए। लेखक यशपाल को अपनी नई कहानी के लिए कथानक, पात्र, घटनाओं के लिए सामग्री इकट्ठा करने के उद्देश्य से उसने सोचा कि सेकंड क्लास का टिकट ले लूं, ताकि ट्रेन में खिड़की के किनारे बैठ लूं। सेकंड क्लास में भीड़ नहीं होगी और वहां से मैं कहानी के पात्र, घटना और यथा स्थिति का मैं चिंतन करूंगा। लेकिन उसके आशा के विपरीत जब वो ट्रेन में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे पहले से ही एक सफ़ेदपोश नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मार के वहाँ पे बैठे थे। नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मार के बैठे थे। उनके सामने 2 चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी अपनी किफ़ायत के लिए अपने को बिलोंग तो उच्च वर्ग का कर रहे थे, प्रतिनिधित्व तो उच्च वर्ग का कर रहे थे, लेकिन जो टिकट लिया था वह जो है मध्यम वर्ग का लिया था। लेकिन अचानक किसी मध्यम वर्ग की व्यक्ति का आ जाना और उनकी एकांतवास में खलल पहुंच गया। लगता है कि अब उनकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंच जाएगा, क्योंकि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु वह अपने पास रखे थे। सोचा था कि वह अकेले यात्रा के दौरान वह उस खीरे का सेवन कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें खीरा खाना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि अब खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को वह नहीं खाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही खीरा खा लिए वैसे ही उन्हें सामान्य वर्ग का या मध्य वर्ग का समझा जाएगा। लेकिन अब वह परेशानी में थे। लेखक को उन्होंने भाव नहीं दिया, लेखक को उन्होंने देखा नहीं। लेखक भी आत्मसम्मान की रक्षा में उनकी तरफ नहीं ध्यान दिया। आत्मसम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें आत्मसम्मान से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। लेखक ने भी अपने सम्मान में, अपने आत्मसम्मान में उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन नज़र बनाए रहा। लेखक कनखियों से उनकी तरफ देखकर, यानी तिरछी नज़र से उनकी तरफ देखकर उन पे नज़र बनाए हुए रखा था, किनकी एक ही गतिविधियों को वो देखना चाहता था। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को पहले धोए, फिर बहुत ही करीने और करीने का अर्थ तरीके से उसे काटे। उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर, यानी उस पर उड़ेल कर तौलिए पे सजाते गए। और उनका ये तरीका बहुत ही अलग, अनोखा, नफीस, या कहें कि बहुत ही सलीके पूर्वक था, बहुत ही अच्छे तरीके से था। जैसे ही खीरा उन्होंने काट के तैयार कर लिया, पुनः लेखक से खाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। जैसे ही खीरा उन्होंने तैयार कर लिया तो पुनः लेखक से खाने के लिए कहा, लेकिन लेखक एक बार मना कर चुका था पूर्व में, इसलिए अब उसके लिए हाँ करना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि अब नवाब साहब भी समझते कि ये खीरे के तरीके को देखकर, खीरे के काटने और सजाने के तरीके को देखकर इनके मन में लालच आ गई है और लालचवश अब ये खाना चाहते हैं। पहली बार तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने लेखक को नवाब ने जैसे ही पूछा, फिर दोबारा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने मना कर दिया, क्योंकि आत्मसम्मान बचाना जरूरी था। इसलिए पेट खराब होने का बहाना बनाया कि मेरा हाजमा इस समय खराब है, इसलिए मैं नहीं खा पाऊंगा। और लेखक ने सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, मियाँ दिखाने के लिए धनी बनते हैं। नवाबों के बारे में बड़ी प्रचलित कहावतें कही गई हैं। लखनऊ, जैसे इस कहानी का शीर्षक है लखनवी अंदाज,
लखनऊ की शाम, बनारस की सुबह अपने में महत्वपूर्ण होती है। नवाब अपने शान शौकत के लिए जाने जाते हैं। भले उनकी आर्थिक स्थिति उनका साथ न दे, लेकिन वह अपने दिखावेपन, अपने की रईसीपन में कमी नहीं लाते हैं। तो लेखक सोच रहा था मियाँ साहब जो है अपने को रईस बनते हैं, लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पे उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक लाए, फिर उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उन्होंने अपनी पलकें मूंद ली। मुंह में पानी का घूंट गले में उतर गया। जैसे ही उनके मन में उसका भाव बन रहा था, खीरे को ऊपर उठाकर अपनी नाक तक ले गए और सूंघा। खीरे के स्वाद के आनंद में अपनी पलकें मूंद ली, मुंह में आई हुई पानी की घूंट को गले से उतार दिया। तब नवाब साहब ने खीरे को खाया नहीं, क्योंकि खीरे को जैसे ही खा लेते वैसे उनकी बेइज्जती हो जाती, उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाती। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से छोड़ दिया और इसी तरह एक एक खीरे को उठाए और सभी खीरे को सूंघते गए और सूंघने के बाद उसे बाहर फेंक दिया और फेंकने के बाद तौलिए से अपना हाथ पोंछ लिया, ओठों को पूछा और गर्व से देखा। लेखक की ओर साधारण दृष्टिकोण से नहीं देखा, पूरे गर्व से देखा कि मैं तुच्छ चीज खीरा नहीं खाया हूँ। आप मुझे मध्यम वर्गीय मत समझिएगा, मुझे रईस समझिएगा, मुझे समाज के उच्च वर्गीय लोगों के बीच का व्यक्ति ही समझिएगा। मैंने खीरा जैसी तुच्छ वस्तु नहीं खाया, उसको फेंक दिया है। इस नायब इस्तेमाल से थक कर लेट गए और काटने, छीलने, सूंघने, फेंकने तक वह पूरी प्रक्रिया में थक गए थे, इसलिए थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से, खीरा के इस तरह इस्तेमाल करने से क्या किसी वस्तु के सूंघने से पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है और ये पेट यानी पाचन की प्रक्रिया पे बोझ डालता है। लेखक ने कहा, अरे इनको तो डकार भी आई और ये पाचन प्रक्रिया के बारे में भी बता रहे हैं। क्या सूंघने मात्र से खीरे का स्वाद लिया जा सकता है? तब कोई अफसोस की बात नहीं कि मुझे खिड़की के किनारे वाला डिब्बा नहीं मिला। अब मैं बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों की मैं कहानी की रचना कर सकता हूँ। अगर बिना खाए, सूंघे मात्र से अगर स्वाद मिल सकता है तो मैं भी बिना विचार, बिना घटना और बिना कथानक के मैं भी कहानी को लिख सकता हूँ। पूरी कथानक का एक मूल तत्व है कि नवाब साहब ने अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण खाने की इच्छा होते हुए भी खाद्य वस्तुओं से इनकार कर देते हैं, जबकि दिखावा एक व्यक्ति के जीवन में घातक होता है। समाज में व्यक्ति दिखावे के चक्कर में कर्जे में आ जाता है, अपनी आर्थिक, सामाजिक सभी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देता है और इस कृत्रिम दुनिया का शिकार बन जाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी अल्प या ईश्वर का दिया तो कुछ अल्प होता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति दी है और हमारे पास काम करने के लिए हाथ पांव दिए हैं, कर्म करने के लिए प्रेरणा दी है। कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म प्रधान है, यानी आपकी जो इच्छा है वो फल को प्राप्त कर सकते हैं कर्मों के द्वारा। हमेशा अपने कर्मों के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, दिखावे के बारे में कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्मणेवाधिकारस्यतु मा फलेश कदाचन, कि कर्म करने में आपका अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। इसलिए हमें हमेशा बिना सोचे, बिना अन्यत्र अनर्थक चीज़ों को सोचे, निरर्थक चीज़ों को सोचे हमें अपने कर्म को करना चाहिए। अपने ईश्वर ने जो प्राकृतिक रूप से हमें जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें बनावटीपन नहीं करना चाहिए, हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद।